हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम आईसीआर टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह इस सीरीज़ की 6th वीडियो है और यदि आपने इससे पहले की 5 वीडियो को नहीं देखा तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन वीडियो से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको इन सभी वीडियो को देखना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली वाली वीडियो का आंसर दे देता हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एक महिला रासायनिक दृष्टिकोण से अपने सोने के गहने की सतह को साफ करने की इच्छा रखती है, इसके लिए उसे उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसको अपने गहनों को साफ करना है तो उसके लिए किस रसायन का उपयोग करेगी वो, तो आप इसका आंसर है एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया में क्या होगा कि जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सब घुल जाएगी। ठीक है, और उसका जो गहना होगा वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, के सामने कहाँ पे रखा जाना चाहिए। ठीक है, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के बारे में सब बता दिया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की जो 6 कंडीशंस थी वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे लेंस में। ठीक, लेंस में आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में होती है 6 कंडीशन। ठीक है, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती है और उन्हीं को हम देखते हैं। इस टेबल को याद करना है आपको। देखिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा ये टेबल। सबसे पहले देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है इसकी। ठीक है, तो ये एक उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में ये होता है 2f1। ठीक है, ये होता है 2f2। ओके, ये होता है f1 और ये होता है f2। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि f1 f2 2f1 और 2f2 ये कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ऐसे अवतल लेंस में भी ये ऐसे ही होता है। ठीक है, 2f1 2f2 f1 और f2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम मिरर में था, मिरर में क्या हो रहा था, दर्पण में, जैसे दर्पण में क्या कर रहे थे हम, ये दर्पण था कोई, तो जब हम वस्तु को आगे ले जा रहे थे, आगे की साइड ले जा रहे थे, तो प्रतिबिंब पीछे की साइड बन रहा था, यानी और पीछे पीछे जा रहा था, इधर जा रहा था प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन लेंस में क्या होगा, हम जैसे दर्पण को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये और आगे की साइड ही मूव करेगा, मतलब आगे की साइड जिस डायरेक्शन में हम वस्तु को मूव करवाएंगे उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब भी मूव करता रहेगा, यानी आगे जाता रहेगा। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ बनेगा, मान लीजिए, फिर यहाँ रखेंगे तो और आगे बनेगा। ठीक है, यहाँ रखेंगे और आगे बनेगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो अब देखते हैं, अब इस टेबल को याद कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, यदि हम इन्फिनिटी पे रखें, ये उत्तल लेंस की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की, इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी यानी कि यहाँ पे रखते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक, आपको माइंड में ये चित्र आना चाहिए। ठीक है, 2f1 f1 f2 और 2f2 ये कहाँ कहाँ पे होंगे, ये आपको माइंड में ही एक डायग्राम बना लेना चाहिए। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। तो पहला है कंडीशन कि जब हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखेंगे, ओके, एक ऐसे रफली बना देते हैं, आपको माइंड में ही ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है f1, ये है f2, ओके, ये है 2f1 और ये है 2f2। ओके, ये तो जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, f2 पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, f2 पे बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, पॉइंट साइज बनेगा। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ओके, अगला कंडीशन देखते हैं कि बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 यहाँ पे रख रहे हैं, अब मतलब कि इससे पीछे रख रहे हैं, परे रख रहे हैं, 2f1 से परे रख रहे हैं, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे तो मैंने क्या बोला कि आगे की ओर बढ़ती रहेगी इमेज। ठीक है, आगे की ओर खिसक जाएगी, यानी यहाँ पे बन रही थी अब इमेज, तो अब यहाँ बन जाएगी, यानी f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, f2 और 2f2 के बीच में, और जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे ऑब्जेक्टिव, वैसे वैसे प्रतिबिंब और आगे मूव करती रहेगी। तो देखिए जब हम यहाँ पे रख रहे हैं, यानी इन्फिनिटी और 2f1 के बीच, या फिर f2f1 से परे, बियॉन्ड द 2f1, तो क्या बोला था, अभी इससे पहले यहाँ बन रहा था, अब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यानी f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में, देखिए f2 और 2f2 के बीच में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक, कैसा बने, रियल और इन्वर्टेड होगा। ओके, आगे देखते हैं, अगर हम f2f1 पे रख दें, 2f1 पे, देखिए यहाँ पे 2f1 पे रख देते हैं यहाँ पे, तो और आगे बढ़ जाएगा, अभी यहाँ बन रहा था, अब यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहना, यहाँ पे बन जाएगा। ये क्या है, 2f2। ओके, देखिए जब 2f1 पे रखा तो कहाँ बना, 2f2 पे, कैसा, सेम साइज बना,
सेम साइज बना और रियल और इन्वर्टेड बना, ठीक है। सब 5 के 5 केस में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण में भी 5 केस तो नॉर्मल थी, छठा केस स्पेशल था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 केस तो नॉर्मल होगी और छठा केस स्पेशल होगा। तो 2F1 पे रखा तो 2F2 पे बना सेम साइज का, ठीक है। और आगे ले चलते हैं वस्तु को, अब रखते हैं F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है। F1 और 2F1 के बीच में यहाँ पे रखते हैं, F1 और 2F1 के बीच में यहाँ पे रखेंगे। अभी यहाँ बन रहा था तो और यहाँ बनेगा, यानी कि 2F2 से परे बनेगा। तो यही लिखा है यहाँ पे कि बियॉन्ड द 2F2, ठीक है। 2F2 से परे बन रहा है। अब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड पांचों केस में, ठीक है। लास्ट वाला है बस। अब रखते हैं हम इसको फोकस F1 पे, ठीक है। F1 पे अब देखिए F1 पे रखेंगे तो अब ये यहाँ इसके आगे क्या बचा, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे तो बन गया, अब इससे एक और स्टेप आगे जाएगा इन्फिनिटी, 2F। तो F1 पे रखेंगे हम तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो हमने रखा F1 पे तो बना इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे बन रहा है कितना, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ओके। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस है F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, ठीक है। यानी कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, ये स्पेशल केस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट द सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब इसी साइड बनेगा, जिधर हमने वस्तु को रखा इसी साइड बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ठीक है। इधर नहीं बनेगा, इसी साइड बनेगा, ठीक है। अब इस साइड बन रहा है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। आभासी और सीधा बनेगा और कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक। ये स्पेशल केस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए इसके कुछ केस। अब यदि अवतल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 कंडीशंस होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 कंडीशन होगी अवतल लेंस में, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन होती है, एक तो जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है। जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब ये कहाँ पे बनेगा, F1 पे, ठीक है। जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तब बनेगा F1 पे, ठीक है। और कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा, ठीक है। और कैसा होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा, यानी वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो जो 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन में कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो वो कौन सा है, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। एक तो हो गया इन्फिनिटी पे रखा हमने, F1 पे बना, ठीक है। बहुत छोटा बना, पॉइंट साइज बना, ठीक है। और कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट बना, यानी सीधा और आभासी। अब दूसरी कंडीशन है कि यानी कि इन्फिनिटी और O इनमें से कहीं पे भी रख दे, इसके बीच में कहीं पे भी रख दे वस्तु को, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा, तो जब यहाँ पे रखेंगे इन्फिनिटी और O के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा। ये F1 है और ये O है, ठीक है। इसके बीच में कहीं पे भी बनेगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, इसमें इस कंडीशन में भी छोटा होगा। और कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि आभासी और सीधा होगा, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। तो ये समझ गए होंगे आप दोनों का। और मैं आपको अब यूज़ बता देता हूँ कि किस कंडीशन में कहाँ पे रखते हैं, तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा था, कॉन्वेक्स लेंस में जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, देखिए एक मिनट, जब हम इन्फिनिटी पे रखा था हमने तो ये वाली कंडीशन कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। ये होती है बर्निंग ग्लास में, कहाँ पे, बर्निंग ग्लास में, लेज़र वाले में, वहाँ पे ये वाली कंडीशन यूज़ होती है बर्निंग ग्लास में, ओके। और अगर बात करें ये दूसरा वाला है जो बियॉन्ड 2F1, अगर 2F1 वाली कंडीशन की बात करें तो ये होता है जो कैमरे होते हैं DSLR वगैरह, फोटोग्राफिक कैमरा, उसमें ये वाली कंडीशन यूज़ होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट 2F1 पे होता है और जो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म होती है, ठीक है, ओके। अगली बात करें F1 एंड 2F1 वाली, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कहाँ पे यूज़ होती है, ये होती है प्रोजेक्टर में, जो प्रोजेक्टर होते हैं ना उसमें ये वाली कंडीशन यूज़ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं F1 वाली कंडीशन, यदि F1 पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये होता है सर्च लाइट में, ठीक है। एक तो सर्च लाइट के आगे लेंस लगा होता है, ठीक है। और एक उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस तो अवतल लेंस का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, सॉरी, यानी कि ये कॉनकेव मिरर का बना होता है जो सरफेस होता है। लेकिन जो उसके आगे लेंस लगा होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। और जो मतलब ये वाली कंडीशन यूज़ होती है उसमें, ओके। लास्ट वाला देखते हैं कि जब F1 और O के बीच में रखते हैं ये वाली कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये वाली होती है माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ये वाली माइक्रोस्कोप में। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में 2 कंडीशन ही थी, ठीक है। तो जो पहला वाला है जिसमें हम इन्फिनिटी पे रख रहे थे, ये वाला यूज़ होता है हमारा मायोपिया के इलाज में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के इलाज में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में जब हम यहाँ इन्फिनिटी और
ओ के बीच में रख रहे थे कहीं पे भी, तो ये वाला जो है ये टेलीस्कोप में यूज़ होता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? टेलीस्कोप में, ठीक है, ये टेलीस्कोप में यूज़ होता है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी। बॉडी में कौन सा जो विटामिन है वो भंडारित नहीं रहता, स्टोर नहीं रहता। तो आपको पता है कि जो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है, वो वही नहीं होंगे। तो पानी में सॉल्युबल कौन से होते हैं? विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, यानी बी एंड सी तो पानी में सॉल्युबल है, तो ये पानी के साथ निकल जाएंगे शरीर से बाहर। ए स्टोर होता है, ई स्टोर होता है। ए कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में, ठीक है। तो देखिए यही है यहाँ पे जो विटामिन है, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल, ठीक है, जो वसा में घुल जाते हैं, और एक वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो, और विटामिन सी, और बाकी ए डी ई के ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो विटामिन बी और सी होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं और ये बाहर आ जाते हैं बॉडी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? देखिए नोबेल गैस में किसको बोलते हैं? जिनॉन को बोलते हैं, जिनॉन को, ठीक है, जिनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। ओके, नोबेल गैस कितनी होती है? 6। ओके, कौन कौन सी होती है नोबेल गैस? हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है, ये 6 गैस होती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे आर्गन है, आर्गन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, मतलब नोबेल गैस की बात करें सबसे ज़्यादा आर्गन पाया जाता है। और जिनॉन की बात कर ली हमने, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, ठीक है। और रेडॉन है, रेडॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में भी किया जाता है इसका, रेडॉन का उपयोग। ओके, तो इतना सब कुछ आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं आमतौर पे कैसे होते हैं? नॉन मेटेलिक, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो तो होंगे एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय, बेसिक होंगे एल्कलाइन। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या होंगे? एसिडिक, एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसमें दो जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से? Al2O3 और ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब कि दोनों होंगे, इसमें एल्कलाइन नेचर भी होगा और एसिडिक नेचर भी होगा। तो ये होते हैं दो, ठीक। तो हमसे पूछा था कि अधातु यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये तो पता ही होगा आपको, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, रेड कलर ही क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए आपको विबग्योर पता होगा, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से। देखिए जो विबग्योर होता है, विबग्योर, उसमें जो रेड कलर होता है, रेड कलर यानी इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी, ठीक है। ये दोनों उल्टे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से जो रेड लाइट है वो आई कैचिंग होती है, एकदम से आंखों पर कर ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो साइन बोर्ड हो गए और ये सब हो गए, उसको ऐसे कलर से बनाया जाता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। तो रेड कलर, तो इसलिए रेड कलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रेड कलर का उपयोग मैं भी कर रहा हूँ, देखिए पेन के रूप में, ताकि आप यहाँ ही देखते रहें, ठीक। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ ये दोनों उल्टे हैं, ठीक है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, बैंगनी कलर है, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या हो गया कि इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, ठीक है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आई कैचिंग होता है, एकदम से आंखों द्वारा कैच कर लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक ऑफ फर्टिलिटी जनन क्षमता में किसकी वजह से, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है, ठीक है। आपको सारे विटामिन के नाम पता होने चाहिए, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है सब पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी को और क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं, ठीक है। थायमिन की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, ठीक है, बेरी बेरी। विटामिन बी टू, बी टू को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन यहीं से आएगा, एरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। एरिबोफ्लेविनोसिस होता है इसमें क्या होता है? एरिबोफ्लेविनोसिस में जो लिप्स हो गया, लिप्स हो गए, और जो टंग हो गई, मतलब जीभ हो गई, इनमें सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस में, ठीक है। और विटामिन बी टू की कमी से आती है। और विटामिन बी थ्री यानी कि नियासिन, नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलग्रा, ठीक है, पेलग्रा बीमारी होती है। अब पेलग्रा में क्या होता है? पेलग्रा में 3 बीमारी होती है, 3D, ठीक है। एक डी से हो गया डिमेंशिया, डिमेंशिया यानी कि जो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है,
सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। एक होता है डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन की बीमारी जो होती है, स्किन में सूजन आ जाती है, और एक होता है डायरिया, ठीक है। इस प्रकार की ये 3 बीमारी होती है पेलेग्रा में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, पैरेस्थेसिया, ठीक है। पैरेस्थेसिया नामक बीमारी होती है, ओके। इस बीमारी में क्या होता है पैरेस्थेसिया में, देखिए इस बीमारी में ऐसा सेंसेशन होता है, यानी अनुभव होता है कि हमें कुछ चुभ रहा है। और इसमें होता क्या है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते, जैसे हाथ ठंडा हो गया पूरा, जैसे आप मान चलिए हाथ की कोई नस दबा देते हैं, बहुत देर तक दबा के रखते हैं तो पूरा ठंडा हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो इसी टाइप की एक सेंसेशन होती है इसमें अनुभव होता है कि जैसे कि ठंडा हो गया हाथ, उसमें चुभन हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एक और नाम देते हैं, यह है पिन एंड नीडल, पिन एंड नीडल। पिन एंड नीडल नामक बीमारी भी इसी को कहा गया पैरेस्थेसिया, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि पिन चुभ रहा है कोई या नीडल चुभ रही है, इसलिए पैरेस्थेसिया, पैरेस्थेसिया B5 की कमी से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया यानी खून की कमी, ओके। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन, बायोटिन की कमी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस वही की जो स्किन की बीमारी होती है, स्किन में सूजन, रेडनेस, ठीक है, ये सब बीमारी डर्मेटाइटिस, ठीक है। आगे विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, ओके। और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो हो गया विटामिन B12, ठीक है। और इनकी कमी से होता है मैगेलोब्लास्टिक बीमारी, ठीक है, मैगेलोब्लास्टिक, ओके। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इस विटामिन सी, आगे ये कुछ होती है, विटामिन सी से स्कर्वी, डी से क्या होता है रिकेट्स, ई से क्या होता है लेस फर्टिलिटी, जो हमारा क्वेश्चन था। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, ओके। तो इस हमारा आंसर हो गया था विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपने एनिमलिया किंगडम पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा डिप्लोब्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है, ये सब होते हैं जो एम्ब्रियो के ऊपर लेयर होती है ना, एम्ब्रियो के ऊपर जो लेयर होती है, सेल की लेयर, उसी को बोलते हैं। यदि 2 लेयर होती है तो उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर होती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए, तो आपने पढ़ा होगा जो जर्म लेयर, यानी कि जो एम्ब्रियो के बाहर की जो परत होती है उसी को जर्म लेयर बोलते हैं। अब जर्म लेयर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 प्रकार की लेयर होती है। जो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इंडोडर्म होती है सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। और मीजोडर्म कौन सी होती है, मिडल वाली लेयर होती है। अब जिनमें 2 लेयर पाई जाएगी, यानी कि जो अंदर वाली और एक बाहर वाली, यानी एक्टोडर्म और एक इंडोडर्म, ये दोनों पाई जाएगी, यानी बीच वाली नहीं पाई जाएगी, उनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बीच वाली नहीं पाई जाती, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स जो कि इसमें पूछा गया है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि जिनमें 2 लेयर पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जेलीफिश हो गया, ठीक है, कॉम जेली हो गया, कोरल्स हो गए, ठीक है, ये सब हो गए जिनमें 2 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल देंगे, डिप्लोब्लास्टिक में आपने पढ़ा होगा जो फाइलम होते हैं एनिमल में, कौन कौन से, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, एनिलिड्स, ठीक है, आर्थ्रोपोडास, मोलस्का, ठीक है, एकाइनोडर्मिटा, कॉर्डेटा, ये सब क्या हुए, डिप्लोब्लास्टिक हो गए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं जानवरों में से कौन सा डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, इनमें से नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो जेलीफिश था वो तो क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था, इसमें 2 लेयर पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगर अर्थवर्म की बात करें, केचुए की बात करें, तो ये क्या होता है, एनिलिड्स होते हैं, ठीक है, अर्थवर्म एनिलिड्स के अंदर आते हैं, ठीक है, फाइलम। एस्क्रिस की बात करें, एस्क्रिस क्या होता है, नेमेटोडास होते हैं, नेमेटोडास, ठीक है, नेमेटोडा। प्लेनेरिया किसके अंदर आते हैं, तो ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। यही सब आपको मैं डिप्लोब्लास्टिक में बताया था। तो ये तीनों तो हो गए डिप्लोब्लास्टिक, पर जेलीफिश हो गया डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओवर ग्रोथ फ्रॉम द लोअर एपिडर्मल सेल ऑफ द ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड, ठीक है। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा, एपिडर्मल जिसे बोलते हैं, कोशिका से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो ब्रायोफाइटा है उसमें कौन सा होता है, लीफ से होता है उसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, लीफ से निकलते हैं, उसमें से ऐसे निकलते, देखिए मैं चित्र से दिखा देता हूँ। ये होते हैं ब्रायोफाइटा, और यहाँ जो इनकी पत्तियाँ होती हैं यहीं से एक संरचना निकलती है, और इन संरचना से फिर क्या है, नया पेड़ खड़ा हो जाता है, ठीक है, ये नया पेड़ खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको जो ये निकला, ये संरचना निकल रही है यहाँ से, इसको बोलते हैं राइजोड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं राइजोड्स, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया राइजोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C6H14 में कितने समायवीय यानी आइसोमर कितने इसमें। तो सबसे पहले आइसोमर होते क्या हैं, ठीक है। आइसोमर वो होते हैं जिनके फॉर्मूला तो सेम होते हैं, फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन जब उनका अरेंजमेंट करेंगे यानी जब उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे कि C6H14 ये है,
इसमें अगर देखें तो कितने इसके आइसोमर है, यानी कि फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो इसका टोटल होते हैं 5। ठीक है, देखिए ये एक प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला निकालोगे तभी भी इसका आएगा C6H14। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर और ये भी बना सकते हैं। तो टोटल 5 प्रकार के इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं आइसोमर, यानी कि फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित परमाणु संख्या के समूह में कौन क्षारीय धातु के समूह है। ठीक है, एल्कलाइन मेटल कौन है इनमें से, तो जो एल्कलाइन मेटल पहला वाला ग्रुप, पहला वाला एल्कलाइन मेटल, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में अब देखिए इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 20 तक याद करने के लिए। अगर 1 से 20 तक भी आपको याद होगा ना तभी भी आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। तो देखिए एक किसका होता है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन तो होता ही है उसमें। देखिए पहले वाले में तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन में होता है, लिथियम होता है, हेलिना की रब से फरियाद, मैंने आपको बोलता पहला ग्रुप और दूसरा आवर्त, दूसरा पीरियड आपको याद रखना है। ठीक है, पहला तो याद ही होगा सबको, हेलिना की रब से फरियाद, ट्रिक भी होगी, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है। ठीक है, अगर इन तीनों को देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का कितना होता है 11 होता है, यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 19। तो आपको अगर 20 तक मैंने बोला, अगर आपको 20 ही तक याद होता है इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, तभी भी हो जाता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, ठीक है, सोडियम का 11 हो गया और पोटेशियम का कितना हो गया 19 हो गया। 11 और 19 होने चाहिए, 1 3 11 और 19 है। ठीक है, एक है इसमें 3 है लेकिन 5 है, 5 वाला नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें 3 है और 19 है। ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, मान के चलते हैं ये हो सकता है। ठीक है, इसमें 20 है, 20 वाला कैसे हो सकता है, जब 19 वाला हो सकता है तो 20 वाला नहीं हुआ, यानी ये भी काट सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 9 है, 17 है, 17 यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन होता है पहले में, क्लोरीन देखिए ये मेटल, क्लोरीन कोई मेटल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसे भी काट सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा ये, यानी आपको बस 2 पता था, एक 19 और एक 3, इसी से आपने कर दिया पूरा। ठीक है, और ऐसे तो आपको ये पहला वाला याद ही होना चाहिए, ये पहला वाला जो पहला वाला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा विभवांतर में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q W/Q, ये होता है। ठीक है, हमें W भी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, Q भी दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ V निकालना है, तो रख देते हैं सब इसमें। कार्य दे रखा है 72 जूल और Q दे रखा है हमें 3 कूलाम, इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24। ठीक है, और इसका जो मात्रा क्या आएगा, वोल्ट आएगा, 24 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन से विलयन का pH मान सबसे कम होगा, इनमें से कौन सा विलयन है जिसका pH मान सबसे कम होगा। ठीक है, नींबू का होता है 2.0, ठीक, ब्लड का होता है 7.4 और शुद्ध वाटर का मान के चलते हैं 7 होगा, डिटर्जेंट का होता है 10। तो सबसे कम किसका हुआ, नींबू का रस, हो गया इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यानी कि एल्कलाइन ऑक्साइड बनाएगा। एल्कलाइन ऑक्साइड इनमें से कौन बनाएगा, एल्कलाइन ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल बनाते हैं, मेटल बनाते हैं। अब इनमें से कौन मेटल, इसकी पहचान कैसे करेंगे, या तो आपको पता होना चाहिए। 17 किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, 11 किसका होता है, सोडियम का। 14 होता है सिलिकॉन का। 7 किसका होता है, 7 होता है आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का। ओके, तो आप देखिए इनमें से क्लोरीन तो गैस है, नाइट्रोजन भी गैस, सिलिकॉन क्या एक मेटलॉइड है, तो आंसर हो गया हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.06 सेकंड में रोक दिया जाता है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। ठीक है, औसत बल ज्ञात करना है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो आप निकाल सकते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, वही हो गया हमारा बल, या फिर डायरेक्ट बल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि F = ma, एम लगा सकते हैं। एम पता है हमें, ए निकाल लेते हैं। ए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल V - U/t। अब V क्या है, V तो 0 हो जाएगा, जब बॉल रुकेगी तब तो 0 हो जाएगा, और U हमें दे रखा है, U है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 0 - 30 अपन टाइम कितना है 0.06। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 30 - 30 / 0.06। ओके, पॉइंट लगाया, एक और पॉइंट लगा, 2 0 बढ़ गए। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काटा, 6 पंजे 30, यानी 500, 500 आ गया। 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हो गया ए, यानी कि एक्सेलरेशन। अब लगा देते हैं एफ वाले में, F = ma।
अब देखिए जो m दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है, जबकि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी। तो इसको केजी में करेंगे तो 0.1 हो गया, ठीक है, इंटू 500, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया। ओके 50 हो गया। ये आईएक्स में था माइनस, ये माइनस में आया था ना, माइनस ही, तो ये हो गया माइनस में। ओके माइनस में आ गया इसका आंसर। ओके -50 न्यूटन, ये हो गया राइट आंसर, तो इसका सी हो गया। अब दूसरा अगर हम इसको मोमेंटम से करते हैं कि मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, P = mv होता है, ठीक है। तो m दे रखा है, v दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं शुरू में कितना मोमेंटम था इसका, जब शुरू में था इसका मास कितना है, 0.1, ठीक है। अगर इसको हम केजी में करेंगे, ठीक है, 0.1 हो गया। ओके, और इनटू जो वेलोसिटी शुरू में थी 30, तो ये आ गया 3 आ गया इसका शुरू में। मोमेंटम शुरू में कितना है, 3। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल में कितना होगा, देखिए 0 हो जाएगा। कैसे, क्यों होगा 0, 0.1 मास हो गया इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो ये 0 हो गया में चेंज, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम कितना है, 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, 3 बाई टाइम कितना है, 0.06, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको निकालते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, -3/0.06, पॉइंट लगा 2 0, इसे काटा, 6 पंजे 30, यानी कि 50, -50 न्यूटन। तभी भी इतना ही आ रहा है आंसर, तो इसका आंसर कितना हो गया, -50 न्यूटन। ओके, समझ गए होंगे आप। दोनों किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार हवा में 4 न्यूटन, ठीक है, उसका वेट जो हवा में था वो 4 न्यूटन था, उसमें 2 न्यूटन की कमी आ जाती है पानी में डुबाने पर। पानी में वस्तु पर लगाए गए उत्प्लावन बल यानी बायंट फोर्स की गणना कीजिए, ठीक है। तो अभी तक आपने इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ा होगा, आप न्यूमेरिकल देखिए कैसे करना है। तो बायंट फोर्स होता क्या है आपको पता होना चाहिए, यानी बायंट फोर्स जब किसी वस्तु को हम पूर्णतः या आंशिक रूप से पानी में डुबोते हैं तब क्या होता है, जो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है। जब हम वस्तु को नीचे डुबाते हैं तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और ये बल कितना होता है, जो जितना ये पानी हटाएगा, यानी एक बर्तन में हमने डुबाया, एक ये बर्तन है, इसमें कोई वस्तु को डुबाया, तो जितना ये पानी बाहर आएगा इसे डुबाने पर, जितना ये पानी बाहर आया वही होगा इसका बायंट फोर्स, उतना ही होगा इसका बायंट फोर्स, ठीक है। तो इसमें हवा में तो 4 न्यूटन था, हमने इसको पानी में डाला, ठीक है, तो पानी में 2 न्यूटन की कमी आ गई, यानी कि 2 न्यूटन बचा होगा यहाँ, और 2 न्यूटन का बाहर पानी फेंक दिया होगा इसने, 2 न्यूटन की कमी हो गई इसमें, ठीक है, 2 न्यूटन तक की कम हो जाता है, ठीक है। तो जो 2 न्यूटन बाहर आया यही हो गया बायंट फोर्स, यानी जितनी भी कमी आई यानी 2 न्यूटन की कमी आई, यही हो गया इसका बायंट फोर्स। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, कि किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, उसके बीच में होगा जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होगा। मोलिकुलर स्पेस सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बीच मतलब बहुत पास होते हैं, ठीक है, इसलिए इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन या फिर कौन से सत्य हैं, ठीक है। देखते हैं पढ़ के स्टेटमेंट। 118 तत्वों से 22 अधातु हैं। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने एक ये बुक लिया है, इसमें दे रखा वर्तमान में टोटल कितने हैं, 118 है। इसमें से जो नेचुरल है कितने, 98 है, नेचुरल 98 है, ठीक है। और जो बनाए गए हैं आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए वो कितने, 20 हैं, ठीक है। इसमें मेटल कितने, मेटल है 91, ठीक है। और नॉन मेटल कितने, इसमें नॉन मेटल आपके 27, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 118 तत्व हैं, बिल्कुल ठीक है। 22 अधातु नहीं, 22 नहीं 27 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और अन्य धातुएं हैं, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, प्रत्येक खनिज पदार्थ अयस्क है लेकिन हर अयस्क खनिज नहीं है, ठीक है। ये गलत है, क्यों, इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, इसने बोला गया था कि खनिज जो जितने भी खनिज पदार्थ जितने भी मिनरल है और है, ठीक है, ऐसा बोला गया, जो कि गलत है। सारे जो खनिज है वो और थोड़ी ना होते, कुछ होते हैं उसमें से और, ठीक है। तो इसमें से ये बोल सकते हैं कि जितने भी और हैं वो सब मिनरल हैं, जितने भी और हैं वो सब मिनरल है, पर हर जो मिनरल है, जितने भी मिनरल वो और नहीं हो सकते, प्रत्येक मिनरल और नहीं हो सकता, उसमें से कुछ ही होता है। तो ये इसकी सही स्टेटमेंट, ठीक है, कि एवरी ओर इज मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। ये हो गया इसका सही। तो इसमें देखें तो दोनों ही असत्य हैं, दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। एक एपिकल होता है जो टॉप पे पाया जाता है, ये पौधे की हाइट बढ़ाता है, ठीक है, हाइट बढ़ाता है। एक होता है इंटरकैलरी जो नोड्स के बीच में होता है, जहाँ से नई शाखाएं निकलती है, इंटरकैलरी, ठीक है। और एक होता है लेटरल जो कि तनों में होता है, ठीक है, ये इसकी वृत्त को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है।
और यही छल्ले होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं पारा यानी कि मरकरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता, ठीक है, किस में न्यूक्लियस नहीं होता? तो आपको पता होगा जो एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। और देखते हैं डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और एरिथ्रोसाइट आरबीसी को। और आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो ठीक है, गिन लेते हैं। यहाँ पे अगर गिने, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन के 2, यानी कि 4 हो गए टोटल, ये हो गए 4। यहाँ पे गिनते हैं 2 और 1 3 और 4 7 हो गए। यहाँ पे गिनते हैं तो 3 हो गए। यहाँ पे गिने 1 और ये 2 4 हो गए, ठीक है, ये 5 हो गए। तो सबसे ज़्यादा किस में, H2SO4 में, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के हो गया, 1 सल्फर का हो गया, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4, तो ये 7 सबसे ज़्यादा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है इनमें से, ठीक। तो ओरल कैविटी तो होता है। एल्व्यूलर यानी एल्वुलाई जो होता है वो क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये ट्रेकिया होता है, ठीक है। यहाँ तो होता है ब्रोंकाई, ठीक है, यहाँ पे फिर ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होता है, और लास्ट में क्या होता है, इसी को बोलते हैं एल्वुलाई, जो छोटी छोटी सी गोल गोल चीज जिसमें लास्ट में एक्सचेंज होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल जाता है कैपिलरी के थ्रू, तो ये होता है एल्वुलाई, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन, ये गॉल ब्लैडर, ये सब तो होता ही है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में अभी भी आपको अगर दिक्कत, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से देख सकते हैं, आपके उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो मोल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोल निकालेगा, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, और मोलर मास ही पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए 3 मोल दे रखा है, गिवन मास भी दे रखा है 69, और मोलर मास निकालना है, ठीक है। मोलर मास, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास आ गया 3 दूनी 6 3 13, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 13 23 आ गया। अब 23 आया, अब ये U होगा या G होगा, ये बताइए, 23 U होगा या 23 G होगा, ठीक है। U कब होगा, जब ये होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, तब बोलेंगे उसे U, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एटॉमिक मास पूछा गया है इसमें, ठीक है, तो ये U में होगा, ठीक है, 23 U में। अगर मोलर मास पूछता, मोलर मास, ठीक है, आणविक द्रव्यमान पूछता, ये परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान पूछता, मोलर मास, तब होता 23 G, तब ग्राम, ये यूनिट का फर्क है बस इतना, ठीक है, U और G। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित होते हैं? ना तो इसमें रंग होगा, ना ही स्वाद होगा, ना ही गंध होगी। तो कौन होते हैं? 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, नोबेल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, ठीक है, पड़े रहते हैं, ना तो कुछ से किसी से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाला 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में कौन कौन से अभी आपको बताया था मैंने, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। ये 6 आपको याद रखने चाहिए, ये 6 आपको पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको पढ़ें और इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दें, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।